जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर लेके आया हूं, भौतिक विभाजन। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। चैप्टर 3 का भौतिक विभाजन। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है भौतिक विभाजन में, कि उचावच की दृष्टि से झारखंड को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। क्या बोलता है कि उचावच की दृष्टिकोण से झारखंड को 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला पाट क्षेत्र, दूसरा रांची एवं हजारीबाग का पठार या फिर कह दीजिए मध्यवर्ती पठार, तीसरा बाय पठार या निम्न पठार, चौथा चाईबासा का महल, पांचवा राजमहल की पहाड़ी। इसके बारे में आगे मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जो छोटा नागपुर पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार के किस ओर स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो चट्टान जो है वो कैसा है, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई। जो छोटा नागपुर का जो पठार है का रचना किससे हुआ, लावा चट्टान से हुआ, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। इट मीन जो छोटा नागपुर का जो पठार है राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। जो छोटा नागपुर का पठार है वो कैसा है, संप्राय भूमि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसको क्या बोला जाता है, खनिजों का गोदाम घर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। छोटा नागपुर का पठार को क्या बोला जाता है, खनिजों का गोदाम के घर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, झारखंड की सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ पहाड़ी। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, पारसनाथ पहाड़ी, जिसका ऊंचाई कितना है, 365 मीटर। अगर फीट की बात करें तो 4431 फीट, ठीक है। जबकि दूसरा सबसे ऊंचा शिखर क्या है, सरुवत पहाड़ी। पहला कौन है, पारसनाथ की पहाड़ी, दूसरा कौन है, सरुवत की पहाड़ी, जो गढ़वा में स्थित है। और पारसनाथ कहाँ है, गिरिडीह में स्थित है, और गढ़वा में कौन है, सरुवत पहाड़ी, जो राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए ये आपका थोड़ा देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पाट क्षेत्र देखिए, ये सब पाट क्षेत्र, रांची पठार, चाईबासा का महल, राजमहल की पहाड़ी। मैंने इसको ऐसे इंडिकेट किया, पाट का क्षेत्र, ये पूरा आपका पाट का क्षेत्र है। ये आपका चाईबासा का मैदान है, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला जो है क्या है आपका पाट क्षेत्र। तो बोला जाता है कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। इट मीन्स क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड के सबसे ऊंचा भूभाग को क्या कहा जाता है, तो पाट क्षेत्र, ठीक है। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि पारसनाथ को छोड़कर, पारसनाथ इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग तो पाट क्षेत्र है, लेकिन पारसनाथ को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट है, पाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन होता है। पाट का पाट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पाट का जो अर्थ क्या होता है, तो समतल जमीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आखिर ये बना कैसे, ये जानते हैं कि पाट क्षेत्र आखिर बना कैसे, ये भी जानना जरूरी है कि पाट क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। तो अपरदनों के कारण झारखंड क्षेत्र की धरती प्रारंभिक काल से संप्राय मैदान के रूप में थी। जो अपरदन के कारण क्या हुआ कि झारखंड की धरती प्रारंभिक काल से शुरू से ही संप्राय मैदान के रूप में थी, किंतु
क्रिटेशियस और आरंभिक इयोसीन युग में, किसमें? क्रिटेशियस और इयोसीन युग में लावा उद्गार के कारण आधारभूत नीस और बेसाल्ट के ऊपर लावा की परत फैल गई और कालांतर में इस बेसाल्ट का रूपांतरण मौसमी प्रभाव के कारण बॉक्साइट और निग्नाइट में हुआ। इस कारण पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, पाट क्षेत्र का निर्माण किस कारण हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि जो पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है वो कितना है? 900 से 1100 मीटर। ठीक है, पाट क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई कितना है? तो 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिलों में है। मतलब ये जो पाट क्षेत्र का जो जगह है कहाँ कहाँ ये? तो लातेहार, लोहरदगा और गुमला। ठीक है, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। ठीक है, देखिए कहाँ पे, इसमें इस मैप में देखिए आप क्या क्या बताया मैंने? लातेहार, लोहरदगा, गुमला। देखिए ये तीनों में लातेहार, लोहरदगा, गुमला। लातेहार हुआ, ये लोहरदगा हुआ और ये गुमला हुआ, ये तीनों में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में। पाट क्षेत्र मेसा आकृति की है, मेसा आकृति में इस प्रकार का है। ठीक है, पाट क्षेत्र किस आकृति की है? तो मेसा आकृति के समान है। इस क्षेत्र में दक्कन लावा, इस क्षेत्र में दक्कन लावा के अवशेष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? दक्कन लावा के अवशेष। अब देखते हैं मैप की हेल्प से थोड़ा लेके सीखने की कोशिश करते हैं कि पाट क्षेत्र कहाँ पड़ता है। पाट पड़ता है, देखिए ये आपका जो मैं इंडिकेट किया हूँ इस कलर से, ये आपका पाट क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि देखिए आप अगर थोड़ा देख रहे होंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ बताया मैंने? लातेहार, लोहरदगा, गुमला। देखिए लातेहार, लोहरदगा, गुमला। इट मीन्स ये जो पोर्शन देखिए यहाँ पे आपका लातेहार होगा, यहाँ पे ये लोहरदगा होगा और यहाँ पे ये गुमला होगा। यानी इस क्षेत्रों में आपका पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये पाट क्षेत्र है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। रांची तथा हजारीबाग पठार, तो यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट क्षेत्र के बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है आगे? तो रांची व हजारीबाग का पठार। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। सॉरी क्षमा, देखिए रांची तथा हजारीबाग पठार, इस पठार का यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। कौन? ये रांची तथा हजारीबाग का जो पठार है वो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। इस क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। ठीक है, इस क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। अब देखते हैं दामोदर नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी हजारीबाग एवं रांची के पठार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, जो हजारीबाग पठार और रांची पठार को कौन बांटती है ना, कौन सी नदी बांटती है? तो दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसके बारे में और कुछ जानते हैं। देखिए रांची एवं हजारीबाग पठार का निर्माण काल एक ही है। ये जो रांची तथा हजारीबाग पठार का जो निर्माण का जो काल है वो एक है, लेकिन इसके अंतर्गत अलग अलग पठारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, रांची तथा जो हजारीबाग का पठार है वो एक है, एक ही उसका जो काल है, समय है वो एक है। ठीक है, लेकिन क्या है उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो एक रांची पठार और दूसरा कौन है? हजारीबाग। इट मीन्स ये जो 2 पठार मिलके बना है, रांची पठार और हजारीबाग पठार अलग अलग है और दोनों का निर्माण काल एक होने के कारण इसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम रांची पठार पहले पढ़ते हैं, देखते हैं। रांची पठार में यह भूभाग समतल प्राय और धीमी ढाल वाला क्षेत्र है। ये जो पठार है वो थोड़ा धीमा ढाल वाला है, मतलब ज्यादा ढाल नहीं, धीरे एकदम छोट एकदम धीमा ढाल वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस प्रकार का है। यहाँ प्रत्येक गांव में भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब इस रांची पठार में जो क्षेत्र है उस गांव में जो उसके बीच में गांव आता है उसको कितने भागों में बांटा जा रहा है? 2 भागों में बांटा जा रहा है, एक दोन और दूसरा टाण। ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो दोन किसको बोलते हैं, टाण किसको बोलते हैं, मैं आगे बताता हूँ। देखिएगा, निम्न भूमि वाले को दोन और उच्च भाग को टाण कहते हैं। मतलब ऊपर वाले भाग को ऊपरी वाले भाग को टाण बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ ऊंचे भूभाग में
लोग रहते हैं। जो ऊंचा भूभाग है उसमें कौन रहते हैं, ऊंचे भूभाग में कौन रहते हैं, लोग रहते हैं। तथा निम्न भाग में क्या करते हैं वो लोग, कृषि करते हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न भाग में लोग क्या करते हैं, तो कृषि करते हैं, ऊंचे भाग में क्या करते हैं, तो लोग रहते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, नीचे भाग में कृषि करता है, आप थोड़ा समझिए, उच्च भाग में खुद रह रहे हैं और नीचे भाग में कृषि कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप अगर खेती, अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा खेत है और ये जो है नीचे का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रहे, तो जब बारिश होगा तो पानी इधर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर ऊपर में खेती होगा, नीचे में हम रहेंगे, तो खेत को नुकसान होगा कि नहीं होगा, खेत में क्या पानी जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसा ये लोग अपनाया गया यहाँ पे होता है कि ऊपर भाग में खुद रहते हैं और नीचे के भाग में खेती करते हैं, ये भूभाग में, ताकि वहाँ ऊंचे स्थान का पानी भी खेत तक पहुँचे सही से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ की भूभाग समतल है लेकिन अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिखरी हुई है। यहाँ का जो भूभाग है वो समतल तो है, ठीक है, यहाँ का जो भूभाग है वो समतल है लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियों में बिखरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, टोगरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोगरी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टोगरी। रांची इस पठार का केंद्र में स्थित है। रांची जो है इस पठार का केंद्र है। रांची पठार का केंद्र कौन है, रांची, ठीक है। आप देखते हैं हजारीबाग का पठार, तो देखिए हजारीबाग का पठार एकदम सेम है, जो पॉइंट इसका है वही पॉइंट इसमें भी होगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही होगा, थोड़ा बहुत बदलेगा। जैसे रांची का पठार केंद्र, आपका रांची पठार का जो पठार केंद्र था वो रांची था, तो हजारीबाग पठार केंद्र का हजारीबाग होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, क्योंकि ये इसी मतलब ये जो रांची तथा हजारीबाग का जो पठार का जो निर्माण काल है वो दोनों एक है, ठीक है, इसीलिए एक होगा वो। आप देखते हैं इसके माध्यम से देखते हैं, तो देखिए ये हजारीबाग का रांची हजारीबाग पठार देखिए दर्शा रहा है, ये हजारीबाग का पठार है और ये रांची का पठार है, आपको अगर दिख रहा होगा तो, ठीक है। ये रांची पठार है, ब्लू से मैंने इंडिकेट किया, बैगनी से इंडिकेट किया हूँ, देखिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरा आपका जो है बाह्य पठार तथा निम्न पठार। तीसरा क्या है, बाह्य पठार तथा निम्न पठार। देखिए पॉइंट पहला इसमें, यह रांची एवं हजारीबाग पठार के किनारे स्थित है। ये जो है निम्न पठार है वो रांची एवं हजारीबाग पठार के कहाँ है, किनारे पे स्थित है, ठीक है। इसका जो औसत ऊंचाई है वो 300 से 450 मीटर है। ये जो बाह्य पठार का जो औसत ऊंचाई कितना है, 300 से 450 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, यह पठार रांची पठार के दक्षिण में, यह जो पठार है रांची पठार के दक्षिण में और हजारीबाग पठार के उत्तर में स्थित है। ये जो बाह्य पठार या निम्न पठार का लीजिए, ठीक है, ये रांची पठार के दक्षिण भाग में स्थित है और हजारीबाग के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भू आकृति के दृष्टिकोण से इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। क्या बोलता है कि भू आकृति की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक उत्तरी बाह्य और दक्षिणी बाह्य, ठीक है। ये जो इसको भू आकृति के हिसाब से अगर देखें, इसको दो भागों में बांटा जाता है, कौन कौन, उत्तरी बाह्य और दक्षिणी बाह्य पठार, ठीक है। तो पहले अध्ययन करते हैं उत्तरी बाह्य पठार के बारे में। तो बोलता है कि यह हजारीबाग पठार के उत्तरी किनारे में, जो उत्तरी बाह्य है वो हजारीबाग के उत्तर में स्थित है, ठीक है। देखिए आप अगर थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिए होंगे तो देखिए कि दक्षिणी पठार में रांची है, रांची पठार है दक्षिणी भाग में, और उत्तरी भाग में कौन है, हजारीबाग, ठीक है। एकदम सेम चीज यहाँ पे भी है, उत्तरी बाह्य पठार में हजारीबाग का पठार के किनारे स्थित है। इसका विस्तार पूर्व में संथाल परगना से पश्चिम सीमा से लेकर पश्चिम में पलामू तक है, ठीक है। आप अगर इसके माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से मैंने बताया, तो संथाल परगना और संथाल परगना के पश्चिम, तो ये पूरा साइड है इधर, और पश्चिम में यहाँ से लेकर कहाँ तक बोल रहा है, पश्चिम पलामू, मतलब पलामू का पश्चिम यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है वो आपका क्या आता है, उत्तरी बाह्य पठार में आता है, ठीक है दोस्तों। आते हैं इसके अंतर्गत लातेहार, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग जिले आते हैं। क्या बोलता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो लातेहार आता है, पलामू जिला है, गढ़वा जिला है, कोडरमा जिला, चतरा जिला, हजारीबाग जिला, गिरिडीह जिला आदि इसमें आते हैं, ठीक है। ये बाह्य पठार का जो क्षेत्र है उसमें ये सब जिले आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दक्षिणी पठार। तो बोलता है इसमें पहला पॉइंट कि इसका विस्तार रांची पठार के दक्षिण में, मतलब ये रांची पठार के क्या है, दक्षिण के साइड है, ठीक है। इसका विस्तार पश्चिम में सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्व में पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला तक पाया जाता है। इसका जो
क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम में सिमडेगा, ये जो सिमडेगा है उसके पश्चिम से लेके और कहाँ का पश्चिमी सिंहभूम के से लेकर पूरब में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तक। ठीक है, अब आते हैं चाईबासा का मैदान देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चाईबासा का मैदान में क्या है कि पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चाईबासा का मैदान कहलाता है। इट मीन्स क्या है कि जो पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है, चाईबासा का मैदान कहलाता है। ठीक है, आप इसके माध्यम से देखिए चाईबासा का मैदान कहाँ कहा रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या कहा रहा है, चाईबासा का ये पूरा मैदान है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर है। ठीक है, इसका अगर डायरेक्शन देखिए तो चाईबासा मैदान का जो पूरब में है थालभूम श्रेणी की श्रेणी आती है, पश्चिम में सारंडा जंगल आता है, दक्षिण में कोलाहन पहाड़ी आती है और आपका उत्तर पश्चिम में कौन आता है, पोड़ा घाट की पहाड़ी। ठीक है, ये डायरेक्शन है इसका कि कौन कौन साइड में क्या क्या पड़ता है इसका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट राजमहल की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी में पहला पॉइंट है कि यह संथाल परगना क्षेत्र में 150 से 300 मीटर ऊंची, मतलब इसका औसत ऊंचाई है। ठीक है, कहाँ औसत ऊंचाई कितना है, 150 से 300 मीटर और इसका क्षेत्र कौन है, संथाल परगना। ठीक है, देखिए आप मैप पे थोड़ा इसको पहले देख लीजिए, ये संथाल परगना में पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये राजमहल का ट्रैप है। ठीक है, और ये आपका जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, राजमहल का ट्रैप है। ठीक है, ये क्षेत्र में इसके अधिकांश भाग के किनारे ज्यूरेसिक काल में लावा प्रवास से हुआ था। मतलब इसका जो निर्माण जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र है वो किस चीज़ से हुआ था, तो ज्यूरेसिक काल के लावा के प्रवास से हुआ था इसका निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो जो राजमहल का जो क्षेत्र है वो झारखंड के किस ओर है, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बना। ये जो राजमहल का जो पहाड़ी है वो किससे बना, कौन चट्टान से बना है, तो बेसाल्ट से बना है। ठीक है, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। मतलब क्या है कि झारखंड की जो सबसे नूतन भौतिक रचना क्या है, राजमहल का ट्रैप है। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं यहाँ समझाता हूँ आपको यहाँ पे कि ये जो ब्लैक से मैंने इंडिकेट किया ये क्या है, दामोदर बेसिन, ये दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वो ये है। ठीक है, बाकी तो आपको मैंने सब, और ये जो दिख रहा है ये ब्लू, ये आपका गंगा मैदानी क्षेत्र, ये गंगा का क्षेत्र है। हम लोग जानते हैं कि गंगा झारखंड में थोड़ा सा प्रवेश करता है, पूरा नहीं है, लेकिन ये गंगा का ये मैदान है। ठीक है, तो चलिए मैं अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो देखिए कि ये जो मैंने टॉपिक बताया इससे कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं इसका क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो है पहला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है, देखिए कि आपको मैंने बताया है कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। देखिए क्वेश्चन यही तो है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। तो आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया कि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है। तो आप देखिए कि छोटा नागपुर के जो चट्टानें जो कैसी है, क्रिस्टलीय और कायांतरित है। तो देखिए इसका भी आंसर ये होगा कि छोटा नागपुर की चट्टानें कैसे है, क्रिस्टलीय और कायांतरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई। ठीक है, जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसका निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे मैंने इसको तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो छोटा नागपुर का जो चट्टान है वो लावा, देखिए लिखा हुआ कि छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई। और क्वेश्चन भी यही था आपका कि छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई। तो छोटा नागपुर चट्टान का जो निर्माण हुआ था वो लावा चट्टान से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरा हुआ है। तो आपको देखे होंगे कि 47.8%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर होगा 47.8%। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खनिजों का गोदाम घर जो है, खनिजों का गोदाम घर के नाम से किसे जानते हैं, किस चट्टान को। तो छोटा नागपुर का पठार को, देखिए छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है।
ठीक है, आगे देखते हैं। छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा भूभाग क्या कहते हैं, और देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे इंडिकेट साफ लिख दिया यहाँ पे कि पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। और तो मैंने बताया था कि पाट क्षेत्र में देखिए कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है कौन, पाट क्षेत्र, लेकिन पारसनाथ को छोड़कर। तो इसका आंसर क्या होगा, पाट क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना था, तो मैंने बताया था 900 से 1100 मीटर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है, 900 से 1100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है, देखिए निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार में मेसा आकृति से की जाती है। क्या बोलता है क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति की जाती है, तो पाट क्षेत्र का आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि इसका विस्तार लातेहार लोहरदगा में पाट क्षेत्र मेसा आकृति के समान है। तो मेसा आकृति की तरह दिखता है, कौन दिखता है, पाट क्षेत्र। तो क्वेश्चन भी तो यही है कि किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है, तो आंसर क्या होगा इसका, पाट क्षेत्र। ठीक है, आते देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसका। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला से है, किस जिला में है, तो आप अगर जिला आपको याद होगा, देखिए लातेहार, लोहरदगा, गुमला। तो देखिए यहाँ पे लातेहार भी है, लोहरदगा भी है, गुमला भी ऑप्शन में, मीन सभी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रांची पठार का औसत ऊंचाई कितना है, तो आप देखे होंगे कि रांची पठार का जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। कितना मीटर है, 600 मीटर है। आप देख सकते हैं कि रांची पठार का जो औसत ऊंचाई कितना है, 600 मीटर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रांची पठार का निर्माण हुआ किस चीज से, बेसाल्ट से, नीस ग्रेनाइट से, सीस्ट से, ये क्वार्ट्ज से। तो देखिए 14 का आपका आंसर जो होगा वो आपका नीस एवं ग्रेनाइट से, मैंने इसको लिखा होगा कहीं पे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रांची व हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है, तो मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यही पॉइंट है कि दामोदर नदी हजारीबाग व रांची के पठार को 2 भागों में बांटती है। तो कौन बांटती है, दामोदर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रांची एवं हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित बाय पठार और निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितना है, तो 300 से 450। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बाय पठार और निम्न पठार का औसत ऊंचाई कितना है, 300 से 450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है कि चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो चाईबासा के मैदान का औसत ऊंचाई कितना है, तो 150 मीटर। देख सकते हैं आप कि चाईबासा का जो मैदान है उसका औसत ऊंचाई कितना है, तो देखिए 150 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 150 मीटर। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना क्या है, तो राजमहल का ट्रैप। देख सकते हैं कि झारखंड की सबसे, यहाँ पे देखिए झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल का ट्रैप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे कि राजमहल का ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा इसका आंसर, राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ, मतलब ये बना कब था, तो ज्यूरेसिक काल, अभी मैंने बताया आपको। देखिए यहाँ पे ज्यूरेसिक काल में है। ठीक है, अब देखते हैं राजमहल ट्रैप का औसत ऊंचाई कितना बताया मैंने अभी, तो राजमहल ट्रैप का औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 150 से 300 मीटर। ठीक है, देखिए राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है, मतलब राजमहल का जो ट्रैप है वो कैसी चट्टानों से बनी है, तो बेसाल्ट से बना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि राजमहल का जो ट्रैप है वो बेसाल्ट चट्टान से बना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो पारसनाथ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारसनाथ की ऊंचाई कितना है समुद्र तल से, 1365। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी किस पठार का भाग है, तो गिरिडीह पठार का आता क्षेत्र में आता है। ठीक है, आप पता है कि पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में है, तो आप जानते हैं गिरिडीह में। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर क्या है, तो सर्वोच्च पहाड़ी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो आपका था, ये तीसरा भौतिक जो विभाजन है, वो चैप्टर कितना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप, यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।